हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 2021 जो कह गए अलविदा में, जिसमें हम आपको साल के आखिर में उन शख्सियतों के बारे में बताएंगे जो इस साल दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन छोड़ गए पीछे ढेर सारी खूबसूरत यादें। 2021 जहां कुछ अच्छी घटनाओं के लिए हमेशा याद रहेगा, तो वही ऐसी घटनाएं भी रही जो हमारे दिलों में टीस उठा गई। फिल्म स्टार्स, राजनेता समेत कई दिग्गज रहे जिन्होंने 2021 में दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले इस कार्यक्रम में बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में दुनिया छोड़ जाने की। देश की सेना को सबसे बड़ा झटका इस साल 8 दिसंबर को लगा, जब वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में इस हादसे में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 12 सैन्य अधिकारी और कर्मी सवार थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे के बाद तीनों सेनाओं के साथ साथ पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। हमारे देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ 11 और हमारे बहादुर जवानों का और समय चला जाना यह केवल हम सबके लिए दुखद ही नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही पीड़ादायक। CDS बिपिन रावत का हम सबके बीच से जाना, मैं समझता हूं किसी खास सर्विस या हमारे रक्षा क्षेत्र की नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की एक बहुत बड़ी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है और हम सभी बहुत दुखी हैं। और उन्होंने बहुत सारे काम सेना के लिए किए, नए नए काम किए। सेना में जो एक जज्बा है वो हमेशा से रहा, लेकिन उसको हमेशा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। CDS की भूमिका में जनरल बिपिन रावत तीनों सेनाओं के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, और यही वजह रही कि एक सैन्य अधिकारी और कमांडर के तौर पर CDS बिपिन रावत का सफर शौर्य से भरा रहा। CDS बिपिन रावत की मौत पर तरह तरह के सवाल भी उठे। CDS बिपिन रावत की मौत पर उठे सवाल। सवाल नंबर 1, क्या खराब मौसम की वजह से हुआ हादसा? सवाल नंबर 2, क्या तकनीकी खराबी बनी हादसे की वजह? सवाल नंबर 3, क्या पावर लाइन से टकराया हेलीकॉप्टर? सवाल नंबर 4, क्या पायलट की गलती से हुआ क्रैश? सवाल नंबर 5, हेलीकॉप्टर से कोई डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं आई? सवाल नंबर 6, अचानक कोहरे में क्यों खो गया हेलीकॉप्टर? CDS जनरल बिपिन रावत की रक्षा नीति ही थी कि पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद गलवान में चीन के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी भारत ने की। जनरल रावत का अचानक चले जाना सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना भविष्य में भी मुमकिन नहीं होगा। न्यूज डेस्क, हरपल न्यूज। साल 2021 में उत्तर प्रदेश के पूर्व CM और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। कल्याण सिंह ने लखनऊ के एक अस्पताल में 21 अगस्त 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब जब राम मंदिर आंदोलन का नाम लिया जाएगा, तब तब कल्याण सिंह का योगदान देश और समाज को याद आएगा। उनकी आखिरी इच्छा भी भव्य राम मंदिर में दर्शन कर दुनिया छोड़ने की थी। उत्तर प्रदेश के 2 बार
बार मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा था कि भारतीय राजनीति में कल्याण सिंह की कमी हमेशा खलेगी, और ये बात सच भी है। कल्याण सिंह ऐसे नेता थे जिन्होंने आरएसएस में सदस्य बनकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राम मंदिर आंदोलन के शुरू होने पर उन्होंने एक झटके में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। तो एक बार मैं स्वयं जाकर कल्याण सिंह जी से मैं मिला। मैंने कहा कि इसको बहुत ही सोच समझकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के नवयुवकों के भविष्य को देखते हुए यह तैयार किया गया है, इसलिए यह किसी भी सूरत में पारित होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि कल्याण सिंह जी ने क्षण भर की देर नहीं लगाई। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक हूं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे। हम सब के लिए एक दुखद समाचार है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। हम सब दुखी हैं। यूपी की शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए नकल अध्यादेश लाने वाले कल्याण सिंह भले ही नकल के खिलाफ थे। कल्याण का सियासी जीवन खुली किताब की तरह था जिसमें राजनेताओं के लिए नकल करने लायक बहुत कुछ है। सियासत के किसी भी विद्यार्थी के लिए कल्याण की सियासत के सबक कल्याणकारी साबित हो सकते हैं। उन्होंने साबित कर दिया था कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। जिस यूपी के चुनावों में बीजेपी के लिए अपना खाता खोलने में पसीने आ जाते थे, उस सूबे में कल्याण सिंह ने बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। कल्याण सिंह की कहानी, आरएसएस से राजनीतिक सफर शुरू किया। 1967 में पहली बार यूपी विधानसभा के लिए चुने गए। आपातकाल के दौरान 21 महीने के लिए जेल भी गए। जून 1991 में यूपी के बीजेपी के पहले सीएम बने। 6 दिसंबर 1992 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। यूपी में बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नकल अध्यादेश लाए। राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा कहे जाने वाले कल्याण सिंह बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कद काफी बड़ा था। वो बीजेपी के उदय, ढलान और शीर्ष के साक्षी रहे। उनके कार्यकाल में पार्टी ने यूपी में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, जो आज सूबे की सबसे ज्यादा सीटों और कार्यकर्ताओं के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने अपने अंतिम समय में बीजेपी को शीर्ष स्तर पर पहुंचते हुए देखा। सामान्य परिवार से निकलकर देश की राजधानी में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले कल्याण सिंह अपनी बेबाकी के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। न्यूज डेस्क, हर्पल न्यूज। वो हिंदी फिल्मों के ट्रेजेडी किंग थे। वो हिंदी फिल्मों की नई ऊंचाइयों के दौर के लेजेंड थे। नए दौर की फिल्मों के बेहतरीन कलाकार, बेहद अनुशासित और जिम्मेदार शख्सियत थे। दिलीप कुमार ने भी 7 जुलाई 2021 में दुनिया को अलविदा कह दिया। देखिए ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिलीप कुमार अकेले हिंदी फिल्मों के ऐसे जीवंत किरदार थे जिनकी नकल कर बिना छिपाए लोग फक्र से कहते थे कि हमने दिलीप जी की कॉपी की है। वो यूसुफ खान से दिलीप कुमार बने, लेकिन नाम के इस अंतर ने कभी उनकी पहचान में कोई भी फर्क नहीं किया। दिलीप कुमार 7 जुलाई 2021 को दुनिया से चल बसे और पीछे छोड़ गए ढेर सारी यादें। रुपया क्या है फिर? रुपया क्या है? मिट्टी की तरह एक बेजान और बेकार चीज है। लेकिन जिस तरह
मिट्टी में मेहनत का बीज बोए बगैर पैदावार नहीं हो सकती। उसी तरह रुपए के साथ जब तक मेहनत का मेल नहीं होगा, दुनिया में कभी कोई तरक्की नहीं होगी। ट्रेजेडी किंग का फिल्मी सफर। हिंदी सिनेमा जगत में शुरुआत फिल्म ज्वार भाटा से की थी। 1949 में फिल्म अंदाज की सफलता ने लोकप्रिय बनाया। फिल्मों में संजीदा किरदारों की वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। बॉलीवुड में अपने सफर में सिर्फ 65 फिल्मों में काम किया। पहले एक्टर जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1950 के दशक में 1 लाख की फीस चार्ज करने वाले पहले एक्टर। दिलीप कुमार ने अपने अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अमिट छाप छोड़ी। वो अपने दौर के सबसे पॉपुलर एक्टर रहे और ट्रेजेडी किंग कहलाए। उन्होंने ऐसी भूमिकाएं निभाई जो फिल्म इंडस्ट्री में यादगार बन गई। फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के से सम्मानित भी किया गया। और भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी दिलीप कुमार की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। खैर, अब ट्रेजेडी किंग सिर्फ हमारी यादों में ही रह गए हैं। न्यूज डेस्क, हर्पल न्यूज। दुनिया में बहुत कम ऐसे एथलीट होते हैं जिनको उनकी अद्भुत प्रतिभा के लिए उपनाम मिलता है और वही उपनाम उनकी पहचान बन जाती है। ऐसा ही कुछ भारत के महान धावक पद्मश्री विजेता मिल्खा सिंह के साथ हुआ था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर धावक मिल्खा सिंह का निधन 18 जून 2021 में हुआ था। देखिए इस रिपोर्ट में फ्लाइंग सिख के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। मशहूर धावक मिल्खा सिंह का निधन 18 जून 2021 में हुआ था। मिल्खा सिंह के लिए ट्रैक एक खुली किताब की तरह था जिससे उनकी जिंदगी को मकसद और मायने मिले और संघर्षों के आगे घुटने टेकने की बजाय उन्होंने इसकी नींव पर उपलब्धियों की ऐसी अमर गाथा लिखी जिसने उन्हें भारतीय खेलों के इतिहास का युग पुरुष बना दिया। फ्लाइंग सिख का सफर। 20 नवंबर 1929 को हुआ था जन्म। बंटवारे के बाद भारत पहुंचे मिल्खा सेना में शामिल हुए। पाक जनरल जियाउल हक ने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। 3 बार ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया। एशियन ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल जीते। राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण पदक जीता। उनकी बायोपिक भाग मिल्खा भाग बन चुकी है। बायोपिक बनाने के लिए 1 रुपए लिए थे। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक मिल्खा को जिंदगी ने काफी जख्म दिए, लेकिन उन्होंने अपने खेल के रास्ते में उन्हें रोड़ा नहीं बनने दिया। विभाजन के दौरान उनके माता पिता की हत्या हो गई थी। वे दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में छोटे मोटे अपराध करके गुजारा करते थे और जेल भी गए। इसके अलावा सेना में दाखिल होने के 3 प्रयास नाकाम भी रहे। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस पृष्ठभूमि से निकलकर कोई फ्लाइंग सिख भी बन सकता है। उन्होंने हालातों को अपने पर कभी भी हावी नहीं होने दिया। देश के युवाओं के हृदय सम्राट फ्लाइंग सिख से नाम से जाने जाने वाले हमारे सरदार मिल्खा सिंह जी चले गए। कष्ट इस बात का है कि कोरोना से पीड़ित हुए और 21 दिन की संघर्ष के बाद उनका शरीर उन्होंने त्यागा। इस बात का हमको बहुत दुख हो रहा है। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताइए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। मिल्खा सिंह वाकई में हम सभी के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। न्यूज डेस्क, हर्पल न्यूज।
साल 2021 में बॉलीवुड के कपूर परिवार का एक और चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। एक्टर और फिल्म मेकर राजीव कपूर का 9 फरवरी 2021 को निधन हो गया। राजीव कपूर को 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मिली थी। राजीव कपूर ने अपने करियर में कई फिल्में नहीं की, लेकिन उन्हें उनकी ठोस हिट राम तेरी गंगा मैली के लिए आज भी याद किया जाता है। राजीव कपूर को पहचान फिल्म राम तेरी गंगा मैली से मिली थी। एक्टर और फिल्म मेकर राजीव कपूर का 9 फरवरी 2021 को निधन हो गया। उनका फिल्मी सफर ज्यादा समय तक नहीं चला। 10 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने केवल 13 फिल्में ही की, जिनमें से केवल एक ही सफल हो पाई। राम तेरी गंगा मैली उनकी जीवन की एकमात्र सुपरहिट फिल्म है, इसलिए उन्हें वन फिल्म वंडर के नाम से भी जाना जाता है। वन फिल्म वंडर का सफर 1983 में फिल्म एक जान है हम फिल्म से डेब्यू किया। आसमान, लवर बॉय और जबरदस्त जैसी फिल्में की। राम तेरी गंगा मैली में लीड रोल मिला। आखिरी बार 1990 में आई फिल्म जिम्मेदार में दिखे। फिल्म हीना का निर्माण किया। फिल्म प्रेम ग्रंथ को डायरेक्ट किया। अब लौट चले फिल्म को प्रोड्यूस किया। बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फैमिली से होने के बावजूद राजीव फिल्मों में ज्यादा सफल नहीं हो पाए। एक्टिंग के अलावा राजीव ने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उनकी प्रोड्यूस की गई आखिरी फिल्म थी 1999 में आई अब लौट चले। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी। न्यूज डेस्क, हर्पल न्यूज। बिग बॉस 13 के विनर और फैंस के सबसे चहेते सितारों में से एक सिद्धार्थ शुक्ला ने 2 सितंबर 2021 को कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बालिका वधू में कलेक्टर शिवराज शेखर की भूमिका में मिली। देखिए सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट। साल 2021 मनोरंजन जगत के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। छोटे पर्दे के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने इसी साल दुनिया को अलविदा कह दिया था। 40 साल के सिद्धार्थ की 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। उनकी मौत से सिर्फ उनका परिवार ही सदमे में नहीं था, बल्कि पूरे देश में उनके फैंस इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सिद्धार्थ ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। प्रतिभावान सिद्धार्थ के जाने से मनोरंजन जगत को गहरा सदमा पहुंचा। इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते थे सिद्धार्थ। अपनी फिटनेस के लिए मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने इंटीरियर डिजाइनर की पढ़ाई की थी। सिद्धार्थ ने रचना संसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन से इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने एक कंपनी में जॉब भी की। हालांकि बाद में सिद्धार्थ ने इंटीरियर डिजाइनिंग को छोड़कर मॉडलिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने कभी भी पलटकर नहीं देखा। बने बेस्ट मॉडल। सिद्धार्थ की मॉडलिंग के समय हर कोई उनकी पर्सनैलिटी का फैन था। अपनी शानदार वॉक की बदौलत सिद्धार्थ शुक्ला ने पेजेंट फैशन शो भी जीता था। उन्होंने रैंप वॉक से हर किसी का दिल जीत लिया था। वह अभिनेता ने 2005 में तुर्की में वर्ल्ड बेस्ट मॉडल का खिताब भी अपने नाम किया था। 7 अजूबों की सैर। सिद्धार्थ शुक्ला को मॉडलिंग के दौरान ही कई मशहूर एड कंपनियों से ऑफर आने लगे थे। उन्होंने अपने पहले एड शूट के लिए विदेश में शूट भी किया था। सिद्धार्थ को इस प्रोजेक्ट के दौरान दुनिया के 7 अजूबों की सैर करवाई गई थी, जिसे वे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव मानते थे। करियर रहा शानदार। सिद्धार्थ टेलीविजन की दुनिया में काफी चर्चित रहे। वे कई शोज में भी दिखाई दिए, लेकिन बालिका वधू के साथ वे घर घर में पहचाने जाने लगे। उन्होंने झलक दिखला जा सीजन 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 और बिग बॉस 13 सहित रियलिटी शोज में भी भाग लिया। 2014 में शुक्ला ने करण जौहर की तरफ से बनाई गई फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जहां उन्हें सपोर्टिंग रोल मिला था। धार्मिक थे सिद्धार्थ शुक्ला।
सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां की तरह ही बेहद धार्मिक थे। वे ब्रह्म कुमारी संगठन के अनुयायी बन गए थे। वे अक्सर त्योहारों पर अपनी मां के साथ ब्रह्म कुमारी संगठन के आश्रमों में जाया करते थे और सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार भी ब्रह्म कुमारी रिवाज से ही किया गया था। सिद्धार्थ का यूं अचानक से चले जाना किसी सदमे से कम नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला आज भी हम सबके बीच यादों में जिंदा है। न्यूज डेस्क, हर्पल न्यूज। थिएटर से लेकर टेलीविजन और फिल्मों में काम कर चुकी अपनी कला में बेहतरीन दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सीकरी ने मुंबई में 16 जुलाई 2021 को आखिरी सांसें ली। 75 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अपने 4 दशक से ज्यादा लंबे करियर में सुरेखा सीकरी ने कई यादगार किरदार निभाए। उनके किरदारों की लंबाई भले कभी लंबी कभी छोटी होती थी, लेकिन उनके किरदार हमेशा प्रभावी रहे। एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी ने 16 जुलाई 2021 को दुनिया को अलविदा कह दिया। थिएटर, टीवी या फिर फिल्में, सुरेखा सीकरी ने हर जगह छाप छोड़ी। उनके करियर में उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई अवार्ड भी मिले। बालिका वधू में दादी साहो या बधाई हो, उनका सास का अवतार हर किरदार को उन्होंने दमदार तरीके से निभाया। उनके बगैर आज उस किरदार की कल्पना भी नहीं हो सकती। अभिनय की दुनिया में 50 साल तक सक्रिय रही सुरेखा को सबसे ज्यादा पहचान बालिका वधू में अपने किरदार कल्याणी देवी के रूप में मिली। इस सख्त दादिसा के किरदार ने उन्हें घर घर में पॉपुलर कर दिया था। उन्हें आखिरी बार जोया अख्तर की घोस्ट स्टोरीज के सेगमेंट में देखा गया था, जिसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर हुआ था। दादी सा का सफर, NSD से पढ़ाई पूरी की, 1978 में बॉलीवुड डेब्यू किया। तमस फिल्म ने पर्दे पर पहचान दिलाई। टीवी शो बालिका वधू से पहचान मिली। बधाई हो में दादी का किरदार निभाया। 3 बार नेशनल अवार्ड भी जीता। सुरेखा सीकरी कई दशकों तक टीवी और फिल्मों की दुनिया में एक्टिव रही। हालांकि उनके जीवन का एक दर्द ये जरूर रहा कि वे कभी लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहचान नहीं बना पाई। जीवन के आखिरी महीनों में वे आर्थिक तंगी का भी शिकार रही। इलाज के लिए खर्च बढ़ रहा था और लॉकडाउन के कारण कामकाज ठप पड़ा था। ऐसे में उन्होंने बॉलीवुड से मदद की अपील भी की थी। सुरेखा सीकरी अब हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन उनकी बेहतरीन अदाकारी हमारे साथ हमेशा रहेगी। न्यूज डेस्क, हर्पल न्यूज। कोरोना महामारी ने बॉलीवुड के कई चमकते सितारों को हमसे छीन लिया। एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल ने भी कोरोना से जंग लड़ते हुए दुनिया को 30 अप्रैल 2021 को अलविदा कह दिया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ अनकही बातें इस रिपोर्ट के जरिए। विक्रमजीत कंवरपाल मनोरंजन जगत के उन कलाकारों में से एक थे जिनकी अदाकारी ने हमेशा फिल्मों में 4 चांद लगाए। 30 अप्रैल 2021 को विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया। दिलचस्प बात यह है कि विक्रमजीत शोबिस की इस चमकती दुनिया में आने से पहले सेना में अपना योगदान दे चुके थे। 1989 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की। 2002 में बतौर मेजर आर्मी से रिटायर हुए। साल 2003 में बॉलीवुड डेब्यू किया। मर्डर 2, पेश 3, पाप करम में काम किया। टीवी शोज में भी काम किया। फिल्मों में भले ही विक्रमजीत कंवरपाल ने सपोर्टिंग एक्टर का किरदार निभाया, लेकिन उन्होंने अपने हर कैरेक्टर में जान डाली। नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हर किरदार के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया। चेहरे पर हकीकत बयां करते भाव के साथ उनकी डायलॉग डिलीवरी कमाल की रही। 18 साल के अपने फिल्मी करियर में विक्रमजीत ने दर्शकों को कभी शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया। पर्दे के इस दिग्गज कलाकार को दोबारा स्क्रीन पर ना देख पाने का मलाल उनके फैंस को हमेशा रहेगा। न्यूज डेस्क, हर्पल न्यूज। उत्तराखंड
उत्तराखंड कांग्रेस के लिए 13 जून 2021 का दिन काला साबित हुआ, जब उत्तराखंड की दीदी और कद्दावर नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का हृदय की तीर रुकने से निधन हो गया। उत्तराखंड की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को आयरन लेडी भी कहा जाता था। आइए जानते हैं उनके जीवन और राजनीतिक अंश से जुड़े कुछ अहम पहलू हमारी अगली रिपोर्ट में। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश ने राजनीति में अपना एक अलग मुकाम खड़ा किया था। 80 साल की उम्र में उन्होंने 5 दशक से ज्यादा समय सक्रिय राजनीति को दिया। उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी ही नहीं बल्कि विरोधी दल के नेताओं से भी सम्मान मिला। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था, वो सीएलपी लीडर थे और रात दिन वो उनमें एक जिसको कहते हैं युवा उत्साह था और एक मार्गदर्शक भी थी, एक गार्जियन भी थी। इंदिरा हृदयेश जी का जाना उत्तराखंड के लिए, कांग्रेस के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में शुमार और कुमाऊं की आयरन लेडी के रूप में विख्यात डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने 1962 में समाज सेवा का व्रत लेकर राजनीति में प्रवेश किया। कांग्रेस की संस्कृति की सोच रखने वाले एक सामान्य राजनीतिक परिवार में जन्मी डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने उच्च शिक्षा के साथ ही पीएचडी की डिग्री ली, साथ ही शिक्षक के रूप में खुद को स्थापित किया। दूरदर्शी और विकास की सोच रखने वाली डॉक्टर इंदिरा ने विभिन्न शिक्षकों, सरकारी संगठनों, सफाई मजदूरों के साथ जुड़कर उनके हित में काम किया। आयरन लेडी का सफरनामा। शिक्षक के रूप में करियर शुरू किया। 1962 में राजनीति में प्रवेश किया। 1974 में यूपी विधान परिषद में एमएलसी भी बनी। 4 बार विधान परिषद के लिए निर्वाचित, 3 बार विधानसभा के लिए चुनी गई। कई बार इंदिरा का नाम सीएम की चर्चा में भी रहा। सुपर मुख्यमंत्री के रूप में इंदिरा जानी गई। इंदिरा ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने प्रदेश के साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी में विकास की ऐसी बयार बहाई थी कि आज भी लोग उनके विकास कार्यों को गिनाते हुए थकते नहीं हैं। यातायात सुविधा को विकास का प्रमुख आधार मानने वाली डॉक्टर इंदिरा ने लोक निर्माण विभाग मंत्री रहते हुए सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया। उनके अनुशंसा से कराए गए विकास कार्यों के लिए लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। न्यूज डेस्क, हर्पल न्यूज। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जाना हमारे दौर के सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता का जाना है। अगर कोरोना महामारी का प्रकोप नहीं होता तो वे कुछ और सालों तक हम लोगों के लिए प्रेरणा का काम करते, लेकिन 21 मई 2021 को उनका निधन हो गया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन 21 मई 2021 को हुआ था। बहुगुणा अपने पीछे सामाजिक संघर्षों का विस्तृत सिलसिला छोड़कर गए। दुनिया उन्हें चिपको आंदोलन के लिए जानती है, लेकिन ये आंदोलन उनके सामाजिक जीवन के कई आंदोलनों में से एक था। वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा 13 साल में राजनीतिक करियर शुरू किया। आजादी के आंदोलन में भी शामिल हुए। टिहरी कांग्रेस के सचिव रहे। टिहरी बांध के खिलाफ अनशन किया। 1970 में चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। मंदिरों में दलितों को प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन। पद्म विभूषण सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन वास्तव में एक युग का अंत है। ये एक जीवित इतिहास के रूप में भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक प्रेरणा थे। न्यूज डेस्क, हर्पल न्यूज। तो उम्मीद है आपको हमारी खास पेशकश 2021 जो कह गए अलविदा पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नए साल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।
हर पल आपके साथ।